नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रियंका गांधी का शिमला दौरा रहेगा। शिमला के चौराबड़ा में है प्रियंका का घर और निजी दौरे पर प्रियंका गांधी आज माफ कीजिएगा कल शिमला पहुंचेंगी। विधानसभा उपचुनाव पर शिमला से नजर रखेंगी। तीनों सीटों पर कांग्रेस की स्थिति का जायजा प्रियंका गांधी लेंगी। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव का मतदान है और 10 जुलाई से पहले यानी कि कल के दिन प्रियंका गांधी शिमला पहुंचेंगी और कुछ निजी कामकाज को लेकर भी प्रियंका गांधी कल शिमला पहुंच रही है। शिमला का दौरा करेंगी और जो 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होना है हिमाचल प्रदेश में, उस पर पैनी नजर रखती हुई प्रियंका गांधी नजर आएंगी। प्रियंका गांधी कल शिमला पहुंचेंगी और यहां पर अपने निजी कामकाज को निपटाने के बाद विधानसभा उपचुनाव पर भी नजर रखती हुई नजर आएंगी। 3 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति का जायजा लेंगी। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए विकास शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, प्रियंका गांधी का कल शिमला दौरा, निजी कामकाज और विधानसभा उपचुनाव जो होना है उसी के मद्देनजर आ रही है, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले जानकारी को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। प्रियंका गांधी जो है वो बीते कल ही शिमला पहुंच चुकी हैं और करीब दिन में 1 बजे जो है वो शिमला पहुंची थी और शिमला के पास में ही छराबड़ा में उनका अपना एक मकान है जो काफी लंबे अरसे से बनकर तैयार हो चुका है और ऐसे में लगातार उनके दौरे जो है वो देखे जाते रहे हैं पिछले लंबे अरसे से। दरअसल देखा यह गया है कि जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर, ऐसे में प्रियंका गांधी जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहीं से फीडबैक लेंगी और ये भी माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कैंपेन के लिए जरूर जो है वो इन विधानसभाओं में कहीं दौरा जो है वो उनका कर सकती हैं। अगर वो दौरा नहीं भी करती हैं तब भी वो यहीं से नजर रखेंगी किस तरह से कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस के प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, क्या भीतर घात है वो बहुत सी जगहों पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या भीतर घात हो सकता है इन सीटों पर, कहीं चुनावों में जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कहीं उनके लिए कोई घातक सिद्ध ना हो। तो ऐसे में ये तमाम चीजों को जो है वो देखा जाएगा, परखा जाएगा और फीडबैक लगातार जो है वो यहीं से लेंगी। देखिए, पिछले चुनाव भी यहाँ पर हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे और 6 सीटों पर उपचुनाव जो है विधानसभा का यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे में तब भी प्रियंका गांधी जो है वो शिमला आ गई थी और अपने घर से लगातार उन्होंने कैंपेन जो है वो संभाला, पूरी तरह से मॉनिटरिंग उन्होंने की, लगातार फीडबैक उन्होंने लिया और उम्मीद इस बार भी यही जताई जा रही है कि 3 सीटों पर जो कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर किस तरह से रणनीति आगे कांग्रेस को बनानी है, किस तरह से आगे चीजें रहने वाली हैं, इसको लेकर प्रियंका गांधी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि उनके दौरे को बिल्कुल निजी दौरा जो है वो इस समय कहा जा रहा है और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जब भी उनका दौरा इस तरह से यहाँ पर होता है तो कोई बड़े नेताओं से कोई मुलाकात उनकी यहाँ पर नहीं होती। लेकिन इस बार क्योंकि सीटों पर चुनाव है, 10 जुलाई को मतदान यहाँ पर होना है, लिहाजा उनके दौरे को कई मायनों में अहम यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल विकास जी, बेहद महत्वपूर्ण और अहम ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं 3 सीटों पर उससे ठीक पहले आ रही हैं। पैनी नजर रखती हुई दूर से ही भले नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल इन 3 सीटों पर क्या कुछ स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है? कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है? चूंकि ग्राउंड जीरो पर हमेशा आप मौजूद होते हैं, तो इससे संबंधित कोई जानकारी दे पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि कई मायनों में अहम है। देखिए, निर्दलीय विधायकों ने अपने इस्तीफे यहाँ पर दिए, हालांकि मामला जो है वो उच्च न्यायालय में भी रहा और उसके अलावा राजनीतिक रूप से भी ये आरोप लगते रहे कि विधानसभा स्पीकर जो है उन्होंने इस 3 जो विधायकों के इस्तीफे थे इनको स्वीकार नहीं किया। 1 महीने का लंबा अरसा रहा और एन उस समय जब चुनाव के परिणाम जो है वो आने थे तब उनके इस्तीफे स्वीकार किए गए। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति अलग है। लेकिन आज फिलहाल की अगर हम बात करें, अब इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, चुनावों का ऐलान 3 सीटों पर हो चुका है, लिहाजा भाजपा ने इन्हीं 3 जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे इन्हीं को दोबारा से प्रत्याशी जो है वो अपना बनाया है और जनता के बीच में जाकर ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि सुक्खू सरकार, कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने कोई काम जो है वो इनके नहीं किए, विधायकों को लगातार प्रताड़ित किया और इन 3 जो निर्दलीय विधायक थे जब तक ये विधायक रहे तब तक इनको प्रताड़ित किया गया। इनके ऊपर, इनके रिश्तेदारों के ऊपर जो है बेवजह इनको परेशान किया जा रहा है, इनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, कई तरह के केसेस बनाने के आरोप लगातार
लगाए जा रहे हैं। यही कैंपेन के दौरान भी ये तमाम लोग कहते सुनते नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए इनको जनता ने चुना था, लिहाजा अभी 3.5 साल का वक्त और है और इन्हें ही मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये लगातार कह रही है और मुख्यमंत्री खुद अब चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। तीनों उपचुनावों में मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्री हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं। वो यही बात कह रहे हैं कि ये बिकाऊ विधायक है और इनको जो है खरीद फरोख्त की राजनीति के तहत जो है भाजपा में शामिल किया गया और उसके बाद भाजपा ने ही इनको टिकट दिया। पिछले चुनावों में 6 जिस तरह से उपचुनाव थे विधानसभा के, उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत यहां पर हासिल हुई है। लिहाजा यही एक बड़ी वजह है, यही एक पैमाना है जिसे कांग्रेस आज देख रही है और इन 3 चुनावों में जीत का दावा जो है वो यहां कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं, लगातार वो किए जाते हैं, लेकिन जनता हिमाचल प्रदेश की बेहद समझदार है। इस बात का भी भरोसा जो है वो दोनों ही दल जनता को देते हैं, जनता के सामने बात रखते हैं, मीडिया के सामने बात रखते हैं। लेकिन अब होना क्या है ये अभी फिलहाल जो है 10 तारीख को साफ हो जाएगा। 10 जुलाई को मतदान होना है और उसके बाद जो है 13 जुलाई को जो है रिजल्ट यहाँ पर परिणाम जो है इन मतदान का होना है। ऐसे में लोग जो है वो बेहद जागरूक हैं और लगातार चुनाव कैंपेन जो है वो दोनों ही दल जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की साख का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा कांग्रेस की लड़ाई आमने सामने इन चुनावों में देखने के लिए मिलेगी। जी बिल्कुल विकास जी, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और प्रियंका गांधी भी शिमला पहुंच चुकी है, जैसा कि आपने बताया, पैनी नजर रखते हुए नजर आएंगी और बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको दे दे। नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गुरनाम सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नालागढ़ से आजाद प्रत्याशी थे, बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय अब लिया है। केएल ठाकुर के समर्थन में अपना नामांकन वापस दिया है। केएल ठाकुर यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उनको समर्थन देने का फैसला इस आजाद प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी ने कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा है। नालागढ़ की जनता से आग्रह किया है। मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया है नालागढ़ की भलाई के लिए और केएल ठाकुर जी के समर्थन के लिए, आप सभी लोगों के सहयोग के लिए मैंने केएल ठाकुर जी को समर्थन दे दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। बुलेटिन में बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की घोषणा हो गई है। 3 विधानसभा उपचुनावों के लिए ये सूची जारी की गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। सूची में केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, राजीव शुक्ला समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्टार प्रचारक बने हैं। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। डिप्टी सीएम इस सूची में शामिल हैं। तो कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची अब जारी हो गई है। महज कुछ ही दिनों का समय बाकी है। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रॉबिन, अब कुछ ही दिन बाकी है, उपचुनाव होना है 3 सीटों पर। उससे पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, कौन कौन से नाम शामिल, जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव मतदान प्रक्रिया के लिए और ऐसे में जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। किसी भी तरह से जो चुनाव है उसको जो है कांग्रेस के खेमे में लाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। देरा विधानसभा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है। तो ऐसे में ये जो मामला है और दिलचस्प हो जाता है। इसको लेकर ही बीते कल जो है कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई है, जिसमें 40 बड़े नाम जो हैं
वो हिमाचल प्रदेश में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे ऊपर जो नाम है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो आजकल पावर सेंटर माने जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, इसके अलावा सचिन पायलट, राजीव शुक्ला और तमाम केंद्र के नेता जो केंद्र में बड़ी पदों पर रहे हैं कांग्रेस के वक्त में। इसके अलावा जो प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, प्रतिभा सिंह हो, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हो, जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं सभी 7 प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता है हाल फिलहाल में जो किसी नाम जो सरकार में नहीं है उनके नाम भी इस सूची में शामिल है। और इसके अलावा जो दूसरे प्रदेशों के बड़े नेता हैं जिसमें भूपेश बघेल जैसे नाम शामिल है वो भी इस सूची का हिस्सा हैं, जो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की इन तीनों विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें देहरा विधानसभा, इसके अलावा हमीरपुर और इसके अलावा जो नालागढ़ विधानसभा है यहाँ पर कांग्रेस के खेमे के लिए कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए ये सभी नेता प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रॉबिन, तो कुल मिलाकर सूची को देख के कहा जा सकता है कि बेहद रणनीति सोच समझ के बनाई गई और स्टार प्रचारकों का नाम जो है जारी किया गया है। अलग अलग प्रदेशों के नेताओं को शामिल किया गया है, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, कुल मिलाकर बेहद प्रभावशाली सूची जो है ये जारी की गई है। और प्रियंका गांधी भी शिमला पहुंच चुकी है, स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए रणनीति यही है कि जो तीनों विधानसभा सीटों पर है वो कांग्रेस की जीत हो। खासतौर पर देहरा, नालागढ़ और जो हमीरपुर सीट है ये बीते दिनों निर्दलीय विधायकों के पास थी और अब कांग्रेस चाह रही है कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो ताकि सदन के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति है वो पहले के बराबर पहुंच जाए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसने सदन के अंदर की काफी कुछ स्थिति परिस्थिति बदली है। अब भाजपा के पास पहले से 2 ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर है और ऐसे में जो ये निर्दलीय विधायक हैं ये भी भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं और भाजपा से जो है सदन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और इसी का जो मंजर है वो इस सूची में भी नजर आ रहा है। तमाम वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे उसमें जातीय समीकरण हो, महिला समीकरण हो, तो तमाम उन पहलुओं को देखते हुए जो कांग्रेस है उन्होंने इन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। हालांकि राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के नाम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत केसी वेणुगोपाल और तमाम वो बड़े नेता जिनका प्रभाव इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है वो हिमाचल प्रदेश में प्रचार करते हुए जरूर नजर आएंगे। इसके अलावा वो चेहरे भी जो खासतौर पर टीवी डिबेट्स और मीडिया में ज्यादातर चर्चित रहते हैं जैसे पवन खेड़ा और तमाम वो चेहरे वो भी इस जो सूची है उसमें शामिल है ताकि प्रत्येक तरीके से जो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जो जनता है उस पर एक भरोसा बनाया जा सके ताकि तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल हो। अब देखना होगा कि भाजपा इस बारे में कब जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है, क्योंकि निश्चित तौर पर भाजपा भी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं पीछे इसमें नजर नहीं आएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा कि ये जो कड़ा मुकाबला इन 3 विधानसभा सीटों पर दिखता हुआ नजर आएगा भाजपा और कांग्रेस के बीच। बिल्कुल रॉबिन, तो पूरे दमखम और तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई है, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, अब सबकी निगाहें हैं उपचुनाव पर। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस प्रदेश में नाकाम साबित हुआ और बीजेपी ने जो सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे। प्रदेश की सरकार बने 15 महीने से ऊपर का समय हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिसंबर 22 में जो परिवर्तन किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन आप ये देखें कि लगातार प्रदेश को चुनाव से गुजरना पड़ रहा है। आज फिर से 3 जगह बाई इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसके क्या कारण रहे। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जिसकी बात है भाजपा की सरकार ने जो किया था वो जनता के आशीर्वाद से फेल हुआ।
और कांग्रेस की सरकार आज भी मजबूत है। और उसके बाद 6 लोगों ने जिस तरह से अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा के नेताओं के साथ जो मिलके एक सरकार गिराने की साजिश की, अल्टीमेटली वो फेल हुई। उसमें से 4 जगह जो है प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमारी संख्या दोबारा से 38 हो गई। तो सरकार पूरी तरह से मजबूत है। लोकसभा के अध्यक्ष एक बार फिर ओम बिरला चुने गए हैं, जिसकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ओम बिरला की ओर से अपने प्रथम दिन पर आपातकाल पर प्रस्ताव लाने की प्रशंसा की और इस प्रस्ताव का अभिनंदन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकसभा के अध्यक्ष की सबसे बड़ी पहल है, जहां वे साफ दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं है। वहीं राजीव बिंदल ने कहा कि इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया और अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। लोकसभा के प्रथम सत्र में श्री ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के स्पीकर बने हैं, उनके द्वारा आपातकाल जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उसके ऊपर प्रस्ताव लाया गया। हम बधाई देते हैं ओम बिरला जी। 1975 में जिस तरह अपनी गद्दी को बचाने के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगाई, पूरी सेंसरशिप लगाई, लोगों को बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी पूरी तरह से तानाशाही के अंदर तब्दील हो गई थी। हजारों लाखों लोगों को जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया गया। हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं और देश की तरफ से उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक आपातकाल की यातनाएं झेली। देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें एडीजी अभिषेक त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इन कानूनों की विस्तृत जानकारी साझा की। अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि भारत में अंग्रेजों के समय के कानून चले आ रहे हैं, जिसमें कई खामियां थी, न्याय मिलने में देरी होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने संशोधन करके ऐतिहासिक कदम उठाया है। रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है संकलन। हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। ये एप्पल प्ले स्टोर पे और जो गूगल प्ले स्टोर पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। उसमें एकदम आसानी से दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक करेंगे पुरानी संख्या, जो पुराना सेक्शन है वो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नई सेक्शन। इसके अलावा जो आजकल है कि हम लोग तो हिमाचल तो कई सालों से अग्रणी था टेक्नोलॉजी में, हमने अपनी केस डायरी पुलिस प्रक्रिया को कंप्यूटराइज बहुत पहले कर दिया था, बट सीसीटीएनएस जो है क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है उस पर काफी सारा काम उसी से हो रहा है। तो अब एफआईआर जो है मोस्टली क्या ऑलमोस्ट कोशिश ये है कि 100% ऑनलाइन हो, लेकिन किसी कारणवश अगर टेक्नोलॉजी या किसी के चलते नहीं हो पाए तो ऑफलाइन मोड में वो भी, लेकिन उसी कंप्यूटर पे होगा। और इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको अपने आधार से लिंक करके वो उसको ई साइन कर सकता है, मैनुअल साइन कर सकता है, आपको वो कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंटर। ये कई चीजें हैं। हिमाचल तो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहां पहले हो रहा था, बट कई जगह अब इन कानूनों से सब जगह एक समानता फैलेगी। तो इसमें ये जरूर है कि यस, हमें टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। आईओएस को सबके अब उसमें कई चीजें आएंगी, इसकी जो इंटीग्रिटी है, हैश वैल्यू, मतलब हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी काफी, पुलिस को विशेषकर, बाकी सबको भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और होना पड़ेगा। हम काफी हो गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काफी है। आप इसमें देखेंगे सेक्शन प्रोफेसर बताएंगे, कई और बयान है जिनको दिया गया कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कई में कंपल्सरी, कई जो हीनस केसेस में कंपल्सरी कर दी गई है कि ये जो है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ही होगी। तो ये काफी मेजर और बड़े चेंजेस हैं। किन्नौर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सरोज नेगी ने रिकांग पीओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की गारंटियों को पूरा करने का दावा किया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों से किए वादों पर खरी उतरी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को अब 1500 रुपए देने का वादा भी सरकार ने पूरा किया है और जिले के अंदर करीब 390 के आसपास महिलाओं के खातों में 1500 रुपए आए हैं, जिसके बाद महिलाएं खुश और स्वयं को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। पिछले चुनाव से पहले इन्होंने 10 गारंटियां रखे थे। उस गारंटियों में से एक गारंटी महिलाओं को भी उन्होंने मतलब पूरा कर दिया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना आज हुए तो लाहौल स्पीति से शुरू हो गए। हर महिला को जो पात्र व्यक्ति महिला है उनको 1500 रुपये खाता में आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर 300 से 350 के करीब महिलाओं के खाता में 1500 रुपये आना शुरू हो गए। इसी तरह फॉर्म अभी तक भी जारी है, भर रहे हैं। इसी तरह हर जो पात्र महिलाओं को ये 1500 रुपये मिलना शुरू हो गए। ये तो हमारे बहुत पहले से ये जो 1500 रुपये मिलना था। और पीछे जब हिमाचल में जो उपचुनाव में जो विपक्ष जो पूर्व में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने चुनाव आयोग के पास इसको रोकने की कोशिश किया। इंटक जिला कार्यकारिणी की रामपुर में बैठक हुई, जिसमें मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिहारी सेवगी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इंटक काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने 24 तारीख को वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग उठाई गई थी कि न्यूनतम वेतन इस देश में 26,000 रुपए होना चाहिए। आज जो बैठक है इंटक जिला कमेटी शिमला की हुई थी रामपुर में, और इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो ये था कि जो हमने मोदी सरकार को पिछली बारी जब हड़ताल में गए हम 2023 में, तो हमने एक मांग पत्र दिया था। उसमें ये कहा है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए। उसके एक तो ये था। दूसरा जो ईपीएफ का जो इन्होंने जो पैनल था, जो डिफ़ॉल्टर एम्प्लॉयर था, उस पर पैनल का रेट इन्होंने कम कर दिया पेनल्टी का। उसके लिए है कि उसको रिव्यू करो। और दूसरा है कि वो नौजवानों को रोज़गार दो। तीसरा है कि जो वेल्थ टैक्स इन्होंने लगाए हैं उसकी सीमा बढ़ा दी जाए। और जो फूड स्टॉप है, फूड स्टॉप में जो इन्होंने टैक्स का जीएसटी लगाया है, और इसमें जो मेडिसिन्स है इसको हटा के तो सबको मिलने चाहिए। और जो पेंशन है मजदूर इस देश में वो 9,000 रुपये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए होना चाहिए। चलिए फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।